भारत में व्यापारिक साम्राज्य के रूप में स्थापना, फिर उनके डचों और अंग्रेज़ों के द्वारा अवसान के बाद, परास्त कर दिए जाने के बाद और उनके गोवा तक सिमट जाने के बाद हम दूसरा अध्ययन करते हैं डचों का। डच यानी हॉलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड, ये दोनों एक ही नाम है, यूरोपीय देश है। यहाँ के हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता था। और दूसरे स्थान पर यानी 1602 में ये लोग भारत आते हैं। हॉलैंड की संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिससे हॉलैंड के कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी का मूल नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, VOC। ये मूल नाम था कंपनी का, वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, VOC। इसी कंपनी की स्थापना हॉलैंड के एक संसद के प्रस्ताव के द्वारा हुई और ये स्थापना 1602 में हुई। 1602 में स्थापित हुई इस कंपनी को भारत से व्यापार के लिए 21 वर्षों का समय दिया गया। 21 वर्षों के लिए ये लोग भारत से व्यापार का अधिकार पाए। इनकी प्रारंभिक पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। गिल्डर ये हॉलैंड की मुद्रा होगी। कंपनी के भारत आने वाले दल का नेता जो था उसका नाम था कार्नेलियस डहस्टमान। ये जो डचों का व्यापारिक दल भारत की सरजमी पर उतरा, उस व्यापारिक दल के लीडर का नाम था कार्नेलियस डहस्टमान। और भारत में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? भारत में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री, अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में 1605 में लगाया। दूसरा कारखाना चंद्रगिरी के राजा से इजाज़त लेने के बाद इन लोगों से 1610 में पुलिकट में दूसरा कारखाना लगाया। और डचों की भारत में बस्तियों की यही एक विशेषता भी थी कि पुलिकट में इन लोगों ने गैल्ड्रिया नाम का एक किला बनाया। इसके अलावा इनकी भारत में कोई अन्य किलेबंद बस्ती नहीं थी। बड़े लंबे समय बाद इन लोगों ने भारत में किलेबंद बस्ती बनाई जो आगे है। तो 1605 में पहली कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई, 1610 में दूसरी कंपनी पुलिकट में स्थापित हुई। यहीं पर एक किलेबंद बस्ती बनाई गई, किले का नाम गैल्ड्रिया रखा गया। यही इनकी विशेषता भी थी। ध्यान रहे, तीसरी कंपनी गुजरात में बनाई गई और मसालों के व्यापारी गुजरात में कंपनी की स्थापना करके सूती वस्त्र के व्यापारी बन गए। यानी सूती वस्त्र के निर्माण के लिए जो इन लोगों ने सूरत यानी सूरत गुजरात में है, वहाँ पर जो कारखाना लगाया 1616 में, ये 1616 में बना कारखाना ये सूती वस्त्र निर्माण के लिए बनाया गया था। ध्यान रहे, क्योंकि ये लोग यहाँ व्यापार करने आए थे, इसलिए पूरे भारत में ये अपने व्यापारिक साम्राज्य या व्यापारिक कारखानों की स्थापना करते थे। इसलिए बंगाल में इन लोगों ने अपना पहला कारखाना पिपली में लगाया। पिपली बंगाल में है। आमिर खान की कोई फिल्म बनी होगी, पिपली लाइव, महंगाई डाइन खाए जात है, वही वाला पिपली है ये। पिपली के बाद दूसरा कारखाना वहाँ पर 1653 में बना चिनसुरा, ये भी बंगाल में है। और चिनसुरा में बहुत लंबे समय बाद डचों ने गुस्तौल नाम का एक किला बनाया। अभी आपको बताया गया गैल्ड्रिया में, पुलिकट में इन लोगों ने 1610 में एक किलेबंद बस्ती बनाई थी। 1653 में उसके लंबे समय बाद चिनसुरा में, बंगाल में, इन लोगों ने गुस्तौल नाम का एक किला बनाया, किलेबंद बस्ती बनाई। पुलिकट में डचों ने पगोडा नाम का सिक्का चलाया। डचों ने पुर्तगालियों को भारत व्यापार में परास्त किया, किंतु अंग्रेजों के सामने वे टिक न सके। पुर्तगालियों को तो डचों ने जगह जगह हिंद महासागर में परास्त किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने उनका जहाजी बेड़ा कमजोर पड़ गया। और इसी नाते कहा जाता है बेदर्रा के युद्ध में 1759 में डच अंग्रेजों से बुरी तरह परास्त हुए और हिंदुस्तान की सरजमी से बाहर हो गए। ये इतना इनका जो है ये कहते कि योगदान है। योगदान में एक चीज़ और है, इन लोगों ने भारत में सूती वस्त्र निर्माण को उद्योग बना डाला, उद्योग का दर्जा दे दिया। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह डच 1602 में स्थापित हुए, 21 साल के व्यापार का अधिकार पाए, 65 लाख गिल्डर इनकी प्रारंभिक पूंजी रही, VOC इनका मूल नाम था। और कार्नेलियस डहस्टमान के नेतृत्व में ये लोग भारत में आए,
पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई 1605 में, दूसरी पुलिकट में यही गैलरिया बंदरगाह में गैलरिया नाम का किला बना, और सूरत में सूती वस्त्र निर्माण का कार्य शुरू किया इन लोगों ने, बंगाल में पिपली में तथा चिंसुरा में एक और गुस्तौल नाम का किला बनाया, पगोडा सिक्का चलाया पुलिकट में। और यही डच बाद में पुर्तगालियों को परास्त करने में तो सफल रहे, लेकिन अंग्रेजों से बेदर्रा के युद्ध में 1759 में बुरी तरह से परास्त कर हिंदुस्तान की सरजमी से बाहर हो गए। ये डचों के बारे में आपको एक परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बेहतर जानकारी दी गई। अब इसके बाद डचों के बाद जो तीसरे व्यापारी आते हैं वे हैं डेनमार्क के अंग्रेज। यही तीसरे व्यापारी अंग्रेज जो आए ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करके, यही भारत में सफल हुए, भारत को पूरे तरह से अपने अधीन बनाया, अपना साम्राज्य स्थापित किया। किस तरह से कैसे इनके कंपनी की स्थापना होती है ये हम नेक्स्ट अब इसके बाद वाली वीडियो में देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं अंग्रेज। भारत आगमन के क्रम में हम तीसरे नंबर पर आने वाली कंपनी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा करते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका सामान्य नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही था। सामान्यतया इस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहा जाता था, लेकिन इसका मूल नाम द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये इनका मूल नाम था या शासक द्वारा दिया गया नाम था। ध्यान रहे, इस कंपनी के संस्थापक लॉर्ड मेयर थे। ये लॉर्ड मेयर जो थे अपने मित्रों के साथ एक कंपनी को स्थापित किए जिसे सामान्यतया ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। स्थापित इन्होंने 1599 में ही कर दिया था इस कंपनी को, लेकिन जिस समय यह कंपनी स्थापित किया लॉर्ड मेयर ने, उस समय इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ टेलर। एलिजाबेथ टेलर द्वारा इस कंपनी को 1600 में मान्यता दी गई। जब 1600 ईस्वी में इस कंपनी को मान्यता दी गई तो इसका नाम रख दिया गया द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम बहुत बाद में पड़ा, पहले इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, लेकिन बाद में यही ईस्ट इंडिया कंपनी इसका सामान्य नाम पड़ गया। तो अब आपके सामने है, इसके संस्थापक लॉर्ड मेयर थे जिन्होंने इसे 1599 में स्थापित किया था। महारानी एलिजाबेथ द्वारा इसे 1600 ईस्वी में मान्यता दी गई, दिसंबर 1600 में, और तब इसका नाम पड़ा द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसी कंपनी को सामान्यतया ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि इस कंपनी को भारत से व्यापार के लिए 15 वर्षों का समय मिला था। पूर्व के साथ भारत के साथ व्यापार करने, युद्ध करने, साम्राज्य स्थापित करने के लिए 15 वर्ष का समय मिला था। लेकिन ये कंपनी पहले भारत नहीं आई, बल्कि इसने पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा की, और पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा करने के बाद जब इसे इतने उत्कृष्ट मसाले, इतने अच्छे अवसर कंपनी स्थापना के, साम्राज्य स्थापना के जब पूर्व में नहीं मिले, तो 1604 में यह भारत की तरफ चलना शुरू हुई, और 1608 में यह कंपनी भारत आई। इस आगमन दल के नेता विलियम हॉकिंस थे। विलियम हॉकिंस जिस जहाज से आए थे उस जहाज का नाम हेक्टर था। हेक्टर नाम के जहाज से 1608 में विलियम हॉकिंस गुजरात के सूरत के समुद्र तट पर उतरे। गुजरात में सूरत है जो आजकल कोरोना के नाते बड़ी चर्चा में है। गुजरात के सूरत में समुद्र तट पर उतरे विलियम हॉकिंस अपनी हेक्टर नाम के जहाज से। जिस समय ये हिंदुस्तान आए उस समय बादशाह या मुगल बादशाह जहांगीर हुआ करते थे। ध्यान रहे, ये विलियम हॉकिंस आए थे मिलने, मुलाकात करने या उनसे सहमति लेने। वास्तव में ये आए थे सम्राट अकबर से मिलने, लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और इस समय मुगल बादशाह 1608 में होते हैं जहांगीर, और मुगल राजधानी उस समय होती है आगरा। इसीलिए 1608 में गुजरात के सूरत के समुद्र तट पर उतरने के बाद मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने हॉकिंस कहाँ पहुँचे? आगरा दरबार। और कहाँ जाएंगे? जहाँ बादशाह है वहीं जाना है। इस समय बादशाह की राजधानी होती थी आगरा दरबार, और वहाँ विलियम हॉकिंस
मुग़ल बादशाह जहांगीर से मिलने पहुँचे और उनसे इस हॉकिंस ने फारसी भाषा में बात की। अंग्रेज़ों की भाषा अंग्रेजी, लेकिन मुग़ल बादशाह की भाषा फारसी थी और फारसी में बात करने से मुग़ल बादशाह इनसे बड़ा प्रभावित हुआ। मुग़ल बादशाह ने यानी मुग़ल बादशाह जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी, मनसबदारी दी, आगरा में बसने की जगह दी और जो कुछ भी व्यापारिक सुविधाएं वो चाहता था वो भी उसे प्रदान की। ध्यान रहे, इसमें हमने दर्शाया नहीं है, लेकिन ये बता देते हैं आपको कि इस बात का कि उन्हें व्यापारिक सुविधाएं गुजरात या अन्य भारत के जगहों पर प्रदान की जाए, इस बात के विरोध किए उस समय पहले से उपस्थित पुर्तगालियों ने। इसलिए यह जो उनको व्यापारिक सुविधा मिली थी एक बार समाप्त भी कर दी गई थी, लेकिन जब हॉकिंस के सहयोगियों ने गुजरात के समुद्र तट पर पुर्तगालियों को परास्त किया तो प्रसन्न होकर उनकी बहादुरी से बादशाह ने व्यापारिक सुविधाएं बहाल कर दी। इन आदेशों से, इन सहयोगों से प्रभावित होकर, प्रोत्साहित होकर अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1611 में मछलीपट्टनम में किया। हम मछलीपट्टनम की चर्चा पहले भी कर चुके हैं। याद होगा जब हमने बताया होगा आपको कि डच भारत में आए तो उन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो मछलीपट्टनम दक्षिण भारत में। 1611 में वहीं पर अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, यानी अंग्रेजों की भारत में पहली फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित हुई और दूसरी फैक्ट्री जो अंग्रेजों की स्थापित हुई मछलीपट्टनम के बाद 1611 के बाद 1613 में सूरत यानी गुजरात में अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री लगाई गई। इस प्रकार से अंग्रेज भारत में स्थापित हुए, उन्होंने यहाँ रहने की, बसने की एक जगह पाई और अब सूरत यानी गुजरात को केंद्र बनाकर वे आगे बढ़ना शुरू किए। इसको हम थोड़ा आगे देख लेते हैं कि किस तरह से समुद्र के तटों पर पहले इन लोगों ने अपने व्यापारिक केंद्र, फैक्ट्रियाँ इत्यादि स्थापना शुरू की और उसके बाद फिर किस तरह साम्राज्य स्थापित करते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि मुग़ल दरबार में और गुजरात में अंग्रेज़ों की सफलता के बाद अगली प्रक्रिया उनकी क्या होती है। अगली प्रक्रिया अंग्रेज़ों की इसी सूरत से मुग़ल साम्राज्य के तहत ही एक तरह से अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत करना, इनकी अगली प्रक्रिया होती है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है साम्राज्य स्थापना का प्रयास। अब अंग्रेजों ने एक साम्राज्य स्थापना का जो प्रयास किया उसमें आप देखते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि हॉकिंस जिस समय मुग़ल दरबार में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे उस समय पुर्तगालियों ने उसका विरोध किया था और पुर्तगालियों के विरोध के कारण जहांगीर द्वारा व्यापारिक सुविधाएं वापस ले ली गई थी। इससे नाराज होकर और दुखी होकर हॉकिंस ने कैप्टन मिडल्टन के साथ मिलकर पुर्तगालियों से बदला लेने की प्रतिज्ञा की, कैप्टन मिडल्टन के साथ मिलकर। लेकिन अभी अंग्रेज पुर्तगालियों से किसी प्रकार के बदला लेने की कोशिश करें उसके पहले ही पुर्तगालियों ने कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में 2 जहाज़ों के साथ उन्हें सूरत में रहने की जगह दे दी, जिसे हॉकिंस ने उनके साथ कोई झगड़ा फिर से नहीं किया। मिडल्टन के साथ मिलकर उनसे युद्ध करना चाहते थे, लेकिन बेस्ट के नेतृत्व में 2 जहाज़ों के साथ सूरत में रहने की जगह मिल गई। हालांकि 1612 यानी एक साल बाद 1612 में पुर्तगालियों से अंग्रेजों से फिर युद्ध हो गया और कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को एक समुद्र युद्ध में बुरी तरह से परास्त कर दिया। जब कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को परास्त कर दिया तो इस विजय के बाद पुर्तगालियों को परास्त करने के बाद एल्डरवर्थ के नेतृत्व में सूरत में अंग्रेजों की पहली कोठी स्थापित हुई। पहली कोठी स्थापित हुई कहाँ? सूरत में ही। यहाँ एक व्यापारिक प्रतिष्ठान ही नहीं बल्कि एक साम्राज्य की हल्की सी झलक दिखती है कि एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने ही व्यापारियों को परास्त कर, अपने ही महाद्वीप के व्यापारियों को हरा कर। तो क्वेश्चन उठ सकता है कि सूरत में किस अंग्रेज के नेतृत्व में
पहली कोठी की स्थापना हुई थी, एल्डरवर्थ के नेतृत्व में पहली कोठी बनी। अब देखिए, सूरत के बाद अंग्रेज दक्षिण भारत की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि मसूलीपट्टनम में उन्होंने पहले ही फैक्ट्री लगा रखी थी। इसलिए 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त कर लिया। कितने में? 500 पगोडा में सुनहरा फरमान प्राप्त करके अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों पर व्यापार करने की अनुमति और व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके बाद पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री अपनी लगाई हरिपुरा में और बालासोर में। ये गोलकुंडा उधर उड़ीसा की तरफ जाकर के पूर्वी तट हमारे देश का, वहाँ बालासोर उड़ीसा में और हरिपुरा, इन जगहों पर जाकर उन लोगों ने अपनी पूर्वी भारत की पहली फैक्ट्री यानी पूर्वी तटों की पहली फैक्ट्री लगी हरिपुरा और बालासोर में। ये गुजरात में जो है तो पश्चिम तट है, पश्चिमी समुद्र तट पर यह स्थापित हुई थी, लेकिन पूर्वी समुद्र तट पर अगर कोई कहा जाए तो हरिपुरा और बालासोर। ठीक, अब हम देखते हैं दक्षिण भारत में उनकी गतिविधियाँ। मद्रास 1639 में फ्रांसिस डे नाम के एक अंग्रेज ने मद्रास को चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर ले लिया। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को किसने? फ्रांसिस डे ने पट्टे पर लिया। 1639 में फ्रांसिस डे ने जब इसे पट्टे पर लिया तो यहीं पर उसने मद्रास शहर की स्थापना की और यहीं पर उसने फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बनाया। कौन सा किला? फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बनाया। ये वहाँ के राजा थे उसमें। फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक जो किला बनाया, यह अंग्रेजों द्वारा भारत में किसी जगह पर स्थापित पहला किला था जो दक्षिण भारत में स्थापित हुआ। मद्रास शहर स्थापित हुआ, लेकिन मद्रास शहर में एक फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का किला बना। ये केवल फैक्ट्री ही नहीं, यह एक किला था। सूरत में अभी किलेबंदी नहीं हुई थी, बालासोर हरिपुरा में किलेबंदी नहीं हुई थी, लेकिन फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बना सबसे पहले मद्रास में। स्थापित किसने किया इसे? फ्रांसिस डे ने। फ्रांसिस डे को ही मद्रास शहर का भी संस्थापक माना जाता है। तो दक्षिण भारत में भी अब इनका एक दुर्ग युक्त या किला युक्त प्रतिष्ठान हो गया। हरिपुरा बालासोर तक ये पहुंच चुके थे पूर्वी तट पर। पश्चिम भारत में गुजरात के सूरत तट पर इनके व्यापारिक प्रतिष्ठान और कोठी स्थापित हो चुकी थी। अब हम देख लेते हैं बम्बई। बम्बई में यानी पश्चिम तट पर ही, गुजरात से कुछ दूर पश्चिम तट पर इनकी और क्या गतिविधियाँ रही, बम्बई देख लेते हैं। फिर इसके बाद प्रिय छात्रों, अब हम देख लेते हैं कि मद्रास की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने दूसरा कौन सा शहर बसाया। इस क्रम में हम आते हैं बम्बई में। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन वैन ग्रांजा का विवाह इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स से कर दिया। ये वर्तमान के प्रिंस चार्ल्स नहीं है, वो प्रिंस चार्ल्स 1661 में हुए थे। ये प्रिंस चार्ल्स 200-300-400 साल बाद है, कि वो प्रिंस चार्ल्स नहीं। ये प्रिंस चार्ल्स जो 1661 में हुए थे इंग्लैंड के राजकुमार और बाद में ये राजा हुए, इन्हीं से पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन वैन ग्रांजा का विवाह किया और बम्बई को प्रिंस चार्ल्स को दहेज में दे दिया। बम्बई तब एक वीरान सी जगह होती थी, बहुत कम आबादी थी, इसे दहेज में दिया गया प्रिंस चार्ल्स को। और 1668 में प्रिंस चार्ल्स ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, कितना पाउंड? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। इसी जगह पर गैरार्ड आंगियार नाम के एक अंग्रेज ने बम्बई शहर की स्थापना की। किसने? गैरार्ड आंगियार नाम के एक अंग्रेज ने इसी स्थान पर बम्बई शहर की स्थापना की, जिसे प्रिंस चार्ल्स ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। आंगियार ने यहाँ किले भी बनवाए, यानी बम्बई का दुर्गीकरण भी कराया, फोर्टाइल्स भी कराया उसने, और चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए। 1669 से 1677 तक गवर्नर भी रहा गैराल्ड आंगियार। 1669 से 1677 तक बम्बई का गवर्नर भी रहा, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, किले भी बनवाए और बम्बई शहर की स्थापना गैराल्ड आंगियार ने ही की थी। तो आपने देखा
मद्रास शहर की स्थापना फ्रांसिस डे, बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड आंगियार ने की। अब ये पश्चिमी घाट हो गया, यानी सूरत, बम्बई। दक्षिण भारत में देखें तो मद्रास। पूर्वी भारत या पूर्वी घाट पर उन लोगों ने हरिपुरा और बालासोर नाम की 2 फैक्ट्रियां स्थापित की थी। अब उन्हें कलकत्ता की तरफ बढ़ना था। इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि इधर क्या प्रयास हो रहा था। जिस समय बम्बई में शहर की स्थापना की एक प्रक्रिया चल रही थी, इस दौरान ही, बल्कि इससे पहले ही, कलकत्ता वर्तमान में जो है वहाँ पर बंगाल पर भी अंग्रेजों की नज़र थी और इसका अवसर उनको इस प्रकार मिला। कलकत्ते के स्थापना क्रम में हम देखते हैं, एक अंग्रेज डॉक्टर गैब्रियल ब्राफ्टन द्वारा अपनी पुत्री के सफल चिकित्सा से प्रसन्न होकर बादशाह आजम शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार की अनुमति प्रदान की। अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार की अनुमति कैसे मिली? व्यापारिक सुविधा चाहने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अंग्रेज डॉक्टर गैब्रियल ब्राफ्टन को मुगल दरबार भेजा था, आगरा दरबार भेजा था। मुगल दरबार जाकर गैब्रियल ब्राफ्टन ने ये पाया कि शाहजहां की बड़ी पुत्री का बहुत तबीयत खराब है। उनकी इन्होंने सफल चिकित्सा किया। इससे प्रसन्न होकर के गैब्रियल ब्राफ्टन को शाहजहां ने बंगाल में व्यापार की अनुमति प्रदान की। उस समय मुगल सूबेदार शाइस्ता खां हुआ करते थे। शाइस्ता खां ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले इन लोगों को बेहतर सुविधा बंगाल में प्रदान किया। इसी से 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल में हुगली नदी के किनारे पहली अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित हुई। पहली अंग्रेज फैक्ट्री बंगाल में, ये पूरे भारत की बात नहीं हो रही। पूरे भारत में पहली अंग्रेज फैक्ट्री की बात होगी तब तो 1611 में वो मछलीपट्टनम में स्थापित हो चुकी थी। बंगाल में पहली अंग्रेज फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे 1651 में ब्रिजमैन के द्वारा स्थापित हुई और विलियम हेजेज यहाँ पर बंगाल में जो अंग्रेजी बस्तियाँ स्थापित हुई उनका पहला गवर्नर बना। यानी बंगाल में अंग्रेजी बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? विलियम हेजेज। ध्यान रहे, इस दौरान औरंगजेब का शासनकाल आया। अंग्रेजों से कुछ बार उनकी भिड़ंत भी हुई, वे भगा भी दिए गए, लेकिन फिर से क्षमा याचना करके वे लोग मुगल दरबार में हाजिर हुए। और हम देखते हैं कि जिस समय 1698-99 में बंगाल के सूबेदार अजीमुस्सान हुआ करते थे, जिनकी चर्चा आप पहले भी उत्तरवर्ती मुगल काल में पा चुके हैं। अजीमुस्सान के सूबेदारी शासनकाल में अंग्रेजों को कुछ गांव खरीदने की अनुमति मिल गई और इसी से प्रोत्साहित होकर 1200 रुपये में, कितने में? 1200 रुपये में अंग्रेजों ने 3 गांव खरीदे। वो तीनों गांव का नाम है कालीघाट, गोविंदपुर और सुल्तानात। ये 3 गांव अंग्रेजों द्वारा खरीदे गए। इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर जॉब चारनाक नाम के एक अंग्रेज ने कलकत्ता शहर स्थापित किया। किन तीनों गांवों को? वही कालीघाट, गोविंदपुर और सुल्तानाती। जॉब चारनाक नाम के अंग्रेज ने इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की। यानी कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन थे? जॉब चारनाक। इस कलकत्ता शहर की स्थापना के बाद उसने यहीं पर फोर्ट विलियम नाम का एक किला भी बनवाया। फोर्ट विलियम नाम का एक किला भी स्थापित किया जॉब चारनाक ने और चार्ल्स आयर को इस किले का पहला गवर्नर बनाया गया। बंगाली बस्तियों का गवर्नर विलियम हेजेज बने थे। 1651 में जो स्थापित हुई थी अंग्रेज फैक्ट्रियां, उसके बाद ब्रिजमैन के नेतृत्व में जो स्थापित हुई थी। लेकिन जब कलकत्ता शहर स्थापित हुआ जॉब चारनाक के द्वारा, तो उसने यहाँ फोर्ट विलियम का किला बनाया और इस किले को बनवाने के बाद चार्ल्स आयर को इस किले का पहला गवर्नर बनाया गया और मुगल बादशाह फारुखसियर द्वारा प्रदान किए गए 1717 की दस्तक ने अंग्रेजों को बंगाल में निर्बाध व्यापार का अधिकार दे दिया। जब हम आपको उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ाए होंगे तो हमने आपको वहाँ बताया होगा 1717 के दस्तक की घटना, जो जॉन सुरमन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल वहाँ पहुँचा था, जिसमें हैमिल्टन, स्टीवेंसन, ख्वाजा सेहुर्द लोग पहुँचे थे और बादशाह के सफल इलाज के बाद हैमिल्टन ने जो उनकी सर्जरी करके उन्हें ठीक किया था, उससे प्रसन्न होकर उसने जो घोषणा की थी फारुखसियर ने
कि 3,000 रुपये वार्षिक कर अदा करने के बदले बंगाल में अंग्रेजों को निर्बाध व्यापार का अधिकार दिया जाता है। ये वही घटना है जो मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। मुगल बादशाह फारुखसियर ने उसी 3,000 रुपये के बदले इन्हें 1717 की दस्तक दी थी और अंग्रेज बंगाल में अच्छी तरह से जम गए। और अब इसके बाद की घटना जब हम आपको अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब पढ़ाएंगे तो वो घटना आएगी। इसको हम उसके बाद पढ़ाते हैं। आज अंग्रेज़ों का चैप्टर समाप्त हुआ। अब इस अंग्रेज़ों के बाद आते हैं डेन और उसके बाद आते हैं फ्रेंच। उनके बारे में पढ़ाने के बाद तब हम देखते हैं बंगाल के नवाब और अंग्रेज और जो भी उसके बाद अगले पाठ आते हैं, लेसन्स आते हैं। आज ये यहाँ तक हमने देखा किस तरह से अंग्रेज गुजरात से शुरू होकर भारत के तटवर्ती भागों, पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत, पूर्वी घाट और कलकत्ता तक अपने फैक्ट्रियों की स्थापना करने, एक साम्राज्य की स्थापना करने के क्रम में आगे बढ़ गए। ये रहा आज का इतना ही। इसके बाद हम अगला डेन और उसके बाद फ्रेंच पढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास।